आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव पाचन तंत्र में मुख से लिया गया भोजन ग्रसनी व ग्रसिका से होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन कायम के रूप में पाया जाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत्र के प्रथम भाग ग्रहणी यानी डियोडिनम में जाता है। यहाँ पर यकृत से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशय रस नलिकाओं के द्वारा ग्रहणी यानी डियोडिनम में जाता है, जहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत्र के मध्य भाग अग्रशुद्रांत यानी जेजुनम में जाता है, जहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद यह भोजन शुद्रांत यानी इलियम को, जो कि छोटी आंत्र का अंतिम भाग है, यहाँ पर कुछ पोषक तत्वों जैसे पित्त लवण व विटामिन का अवशोषण होता है। यहाँ से भोजन बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला अंधनाल यानी सिक्कम, दूसरा वृद्धांत्र यानी कोलोन, तीसरा मलाशय यानी कि रेक्टम, चौथा मलद्वार यानी एनस। अंधनाल सिक्कम से 4 या 5 इंच लंबी नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहते हैं। यह वृद्धांत कोलन उल्टे यू आकार का होता है। इसे 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला आरोही वृद्धांत यानी असेंडिंग कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ वृद्धांत यानी कि ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा अवरोही वृद्धांत यानी डिसेंडिंग कोलन, चौथा सिग्माकार वृद्धांत यानी कि सिग्मोइड कोलन। बड़ी आंत्र के तीसरे भाग मलाशय होता है व अंतिम भाग मलद्वार यानी एनस होता है, जहां से अपचित भोजन को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। आमाशय यानी स्टोमक आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय, जो कि अंग्रेजी के जे अक्षर समान दिखाई देता है। यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक या जठराग्रम यानी कार्डिक पार्ट, दूसरा फंडिस भाग यानी फंडिक पार्ट, तीसरा जठर निर्गमी भाग यानी कि पाइलोरिक पार्ट। आमाशय में 2 अवरोधनी यानी स्फिंक्टर्स पाई जाती हैं। पहला ग्रास नलिका अवरोधनी यानी कार्डियक ईसोफेगल स्फिंक्टर या लोअर ईसोफिगल स्फिंक्टर, दूसरी जठर निर्गमी अवरोधनी यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर। आमाशय की संरचना को अब हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ भोजन जो मुख से ग्रहण किया जाता है, मुख गुहिका में बोलस के रूप में भोजन पाया जाता है। यह बोलस मुख गुहिका से होते हुए ग्रसनी व ग्रसनी से ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय के यहाँ मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला कार्डिक या जठरागम भाग यानी कार्डिक पार्ट, दूसरा है फंडिस भाग यानी कि फंडिक भाग, तीसरा भाग है जठर निर्गमी भाग यानी कि पाइलोरिक पार्ट। यहाँ आमाशय में भोजन कायम के रूप में पाया जाता है। कायम यानी कि भोजन प्लस जठरस। भोजन में जब जठरस मिल जाता है तो भोजन का यह रूप कायम कहलाता है। यहाँ पर आमाशय में 2 अवरोधनी पाई जाती है। पहला ग्रास नली अवरोधनी, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। दूसरी है जठर निर्गमीय अवरोधनी, यह आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। यहाँ से आमाशय से भोजन छोटी आंत्र के प्रथम भाग ग्रहणी यानी डियोडिनम में जाता है। आमाशय में पाचन डाइजेशन इन स्टोमक। आमाशय में मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं म्यूकस नेक सेल्स, यह मुख्य रूप से म्यूकस को स्रावित करती है, जो मुख्य रूप से आमाशय की दीवार की सुरक्षा जठर रस से करती है।
दूसरी है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं यानी कि पैराइटल सेल्स। यह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाए जाने वाले निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदलती है। तीसरी कोशिकाएं हैं मुख्य कोशिकाएं, जिन्हें चीफ सेल्स कहते हैं। यह पेप्सिनोजन नामक निष्क्रिय एंजाइम स्रावित करती है। यह पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चौथी कोशिकाएं हैं जी कोशिकाएं। यह गैस्ट्रिन को स्रावित करती है। यह आमाशय को जठर रस उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। आमाशय में पाचन। आमाशय में निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन पाया जाता है, जो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। इसी प्रकार निष्क्रिय एंजाइम प्रोरेनिन पाया जाता है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय एंजाइम रेनिन में बदल जाता है। यह सक्रिय एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसी प्रकार रेनिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैसीन, जो कि एक घुलनशील दुग्ध प्रोटीन है, इसे कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जो कि एक अघुलनशील दुग्ध प्रोटीन होता है। छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। इस अंग के द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला ग्रहणी यानी डिओडिनम, दूसरा अग्र शुद्रांत यानी कि जेजुनम, तीसरा शुद्रांत यानी इलियम। पहला है ग्रहणी। इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है। दूसरा भाग है अग्र शुद्रांत यानी कि जेजुनम। इस भाग में अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें आंत्र कोशिका यानी एंटेरोसाइट कहते हैं, के द्वारा संपन्न किया जाता है। तीसरा है शुद्रांत यानी इलियम। इस भाग में उन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है जो जेजुनम में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। छोटी आंत्र में पाचन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र में विभिन्न नलिकाओं द्वारा विभिन्न रस या एंजाइम छोड़े जाते हैं, जो विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। जैसे यकृत द्वारा पित्त लवण स्रावित किया जाता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम जैसे एमाइलेज, जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। तीसरा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन व कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यह तीनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। चौथा है न्यूक्लिएज एंजाइम, जो कि न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। इसी प्रकार छोटी आंत्र के द्वारा भी आंत्रिक रस स्रावित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एंजाइम पाए जाते हैं जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, जो कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लाइपेज, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। पेप्टाइडेज, जो मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चौथा है फास्फेटेज और न्यूक्लियोसाइडेज, जो कि न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायक होते हैं। यकृत यानी लीवर डायफ्राम के नीचे लगभग त्रिकोणाकार अंग है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को यकृत पालिकाएं यानी लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है। यकृत में 2 पालियां पाई जाती हैं, एक दाईं पाली, दूसरी बाईं पाली। बाईं पाली से निकलने वाली वाहिनी को बाईं यकृत वाहिनी यानी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहते हैं, जबकि दाईं पाली से निकलने वाली वाहिनी को दाईं यकृत वाहिनी यानी कि राइट हिपेटिक डक्ट कहते हैं। यकृत में एक पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जिससे एक वाहिनी निकलती है, जिसे पित्ताशय वाहिनी यानी कि सिस्टिक डक्ट कहते हैं। बाईं यकृत वाहिनी व दाईं यकृत वाहिनी आपस में मिलकर मुख्य यकृत वाहिनी यानी कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। यह पित्ताशय वाहिनी के साथ मिलकर मुख्य पित्त वाहिनी यानी कोमल बाइडक्ट का निर्माण करती है। यकृत द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है, जो कि वसा के पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पित्त का भंडारण या संचय होता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रहणी में चला जाता है।
अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी एंडोक्राइन व बहिःस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की तरह व्यवहार करती है। अंतःस्रावी एंडोक्राइन यह नलिका विहीन ग्रंथि है। इस कारण यह अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ देती है। यह हार्मोन स्रावित करती है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे लैंगरहैंस द्वीप यानी आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला अल्फा कोशिकाएं जो मुख्य रूप से ग्लूकेगोन हार्मोन को स्रावित करती हैं। दूसरा बीटा कोशिकाएं जो कि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती हैं। बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन यह नलिका युक्त ग्रंथि है। यह अपने स्राव को नलिका यानी डक्ट में छोड़ती हैं। यह एंजाइम स्रावित करती है जैसे अमाइलेज जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज जो मुख्य रूप से वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, न्यूक्लिएज एंजाइम जो कि न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। इसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, अग्नाशय में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जो लैंगरहैंस द्वीप कहलाती है। इसे पीले रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया है। इस लैंगरहैंस द्वीप में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहला अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका को नीले रंग की छोटी बॉल से प्रदर्शित किया गया है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकेगोन हार्मोन जो कि येलो कलर के स्टार से दिखाया गया है सीधे ही रक्तवाहिनियों में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार बीटा कोशिका जिसे लाल रंग की छोटी बॉल से प्रदर्शित किया गया है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन हार्मोन को नीले कलर के आयताकार संरचना से प्रदर्शित किया गया है जो कि सीधे ही रक्तवाहिनियों में डाल दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब रुधिर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, जिसके कारण रुधिर तथा यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से व्यक्ति मधुमेह का रोगी हो जाता है। वसा का पाचन डाइजेशन ऑफ फैट, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस द्वारा वसा की बड़ी बूंदों को वसा की छोटी छोटी बूंदों में बदल दिया जाता है। इसे पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वसा की ये छोटी छोटी बूंदें अग्नाशय लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइसेकेराइड में बदल जाती है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनाती है। सुक्रोज सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाती है। इसी प्रकार लैक्टोज लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदल जाती है। इस प्रकार पॉलीसेकेराइड जो कि स्टार्च है अंत में मोनोसेकेराइड में बदल जाती है, जिसे कोशिकाएं अवशोषित करती हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन को चित्र के द्वारा समझेंगे। यहाँ स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में बदलता है जो कि एक डाइसेकेराइड है। यह माल्टोज माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। इसी प्रकार जो स्टार्च है एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज में बदलता है, जिसे लाल और येलो कलर की बॉल से दिखाया गया है। यह सुक्रोज जो कि डाइसेकेराइड है सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज, जिसे लाल रंग की बॉल से और फ्रक्टोज को पीले रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया, इनमें विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज में बदलता है जो कि एक डाइसेकेराइड है। यहाँ लैक्टोज लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदलता है। ग्लूकोज को यहाँ लाल रंग की बॉल से और गैलेक्टोज को नीले रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया है। प्रोटीन का पाचन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन पेप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टाइड के रूप में बदलता है, जिसे ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड। ये
पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में अंत में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। इस प्रकार प्रोटीन, जो एक प्रकार से जटिल पोषक पदार्थ है, अंत में सरल पोषक पदार्थ अमीनो अम्ल में बदल जाता है, जिसे कोशिकाएं ग्रहण करती हैं। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यहाँ हम डीएनए का उदाहरण लेके न्यूक्लिक अम्ल के पाचन को समझते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। यह न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट व न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में अंत में नाइट्रोजन क्षार व डीऑक्सीराइबो शर्करा में बदल जाता है। डीएनए की जगह यदि आरएनए लिया जाएगा तो अंत में राइबो शर्करा का निर्माण होगा तथा एंजाइम के रूप में राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम उपयोग में लिया जाएगा। बड़ी आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। मनुष्य में बड़ी आंत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला अंधनाल यानी सिक्कम, दूसरा वृद्धांत यानी कोलन, तीसरा मलाशय यानी रेक्टम, चौथा मलद्वार यानी एनस। अंधनाल में कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। वृद्धांत उल्टी यू आकार का होता है। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आरोही वृद्धांत, दूसरा अनुप्रस्थ वृद्धांत, तीसरा अवरोही वृद्धांत, चौथा सिग्माकार वृद्धांत। इसे हम चित्र के द्वारा विस्तार से समझेंगे। बड़ी आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र का अंतिम भाग शुद्रांत्र बड़ी आंत्र से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला अंधनाल यानी सिक्कम, यह 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। अंधनाल से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। बड़ी आंत्र का दूसरा भाग वृद्धांत यानी कोलन। आहारनाल में बड़ी आंत्र का अंधनाल के आगे वाला भाग वृद्धांत कहलाता है। यह उल्टे यू आकार का होता है और लगभग 1.3 मीटर लंबी नली का होती है। इसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आरोही वृद्धांत यानी असेंडिंग कोलन, यह लगभग 15 सेमी लंबी नली का होती है। दूसरा भाग है अनुप्रस्थ वृद्धांत यानी ट्रांसवर्स कोलन, यह लगभग 50 सेमी लंबी नली का होती है। तीसरा है अवरोही वृद्धांत यानी डिसेंडिंग कोलन, यह लगभग 25 सेमी लंबी नली का होती है। चौथा है सिग्माकार वृद्धांत यानी सिग्मोइड कोलन, यह लगभग 40 सेमी लंबी नली का होती है। बड़ी आंत्र का तीसरा भाग मलाशय यानी रेक्टम, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। बड़ी आंत्र का अंतिम भाग मलद्वार यानी एनस कहलाता है, जहाँ से अपचित भोजन को मलद्वार द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है।